नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। इन फोकस में आपका स्वागत है। आज खबर भारत के दरवाजे पे दस्तक दे रही एनर्जी और तमाम तरह की क्राइसिस की। पूरी दुनिया में वायरल हुए एक वीडियो में दिखा कि सहर इमामी ईरानियन टीवी की एंकर न्यूज पढ़ रही हैं। तेहरान में जिस बिल्डिंग में स्टूडियो था उनका, उस पर इजरायली मिसाइल स्ट्राइक हुई। धुएं का गुबार उठा, शहर को उठ के जाते देखा गया। हिंदुस्तान में इस वीडियो को देखने वालों को अलहदा रिएक्शन थे उनके, मगर ज्यादातर इस घटना को एक दूर कहीं चल रही वॉर या सैनिक संघर्ष को मानकर अपने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मशगूल हो गए। मगर रुकिए, इट्स नॉट आवर वॉर, ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये सोचा होगा, मगर इस लड़ाई का असर हम पर पड़ेगा। ये 21वीं शताब्दी का सार है। यूक्रेन और रूस लड़े, दूर थे, मगर देश में मिनरल्स जैसे तमाम चीजों की किल्लत हुई, कीमतें बढ़ी। ईरान और इजराइल खुल के सामने हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए युद्ध में कूदने का और वो किसके साथ हैं ये इशारा कर चुके हैं। You don't know that I'm going to even do it. You don't know. I may do it. I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. I can tell you this, that Iran's got a lot of trouble, and they want to negotiate. And I said, why didn't you negotiate with me before? All this death and destruction. Why didn't you negotiate? I said to the people, why didn't you negotiate with me 2 weeks ago? भारत ईरान और इजराइल दोनों से जुड़ा है। कल्चरल, डिप्लोमेटिक और ट्रेड के गहरे रिश्ते हैं। अब देख लिया जाए कि भारत के, ईरान और इजराइल के ट्रेड के जो रिश्ते हैं, व्यापार के, वो क्या हैं। ईरान से जो भारत का कुल ट्रेड है, टोटल ट्रेड है, वो 1.68 बिलियन डॉलर का है। जो भारत को इंपोर्ट करता है वो करीब 441 मिलियन डॉलर का है, जबकि भारत जो एक्सपोर्ट करता है वो 1.2 बिलियन डॉलर का, यानी हमारे एक्सपोर्ट ईरान को इंपोर्ट के मुकाबले कम ज्यादा है। इजराइल को देख लेते हैं। 3.76 बिलियन डॉलर्स का इजराइल के साथ टोटल ट्रेड है। 2.15 बिलियन का इंपोर्ट है वहां से, जबकि हमारा एक्सपोर्ट है 1.6 बिलियन डॉलर्स का, यानी इजराइल से इंपोर्ट हमारा ज्यादा है। इनके परे दुनिया भर के विशेषज्ञ जिस चीज पर नजर रखे हैं वो है एनर्जी, यानी पेट्रोलियम। एनर्जी या पेट्रोलियम के वैश्विक बाजार में ईरान की दो तरह से सिग्निफिकेंस है। बहुत अहम प्लेयर है ईरान, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसके पास तेल है, लेकिन उसके और भी कारण है। अब ईरान के तेल भंडार की बात कर लेते हैं। यहां पे दुनिया के 12% तेल भंडार जो हैं वो ईरान के पास हैं। पाबंदियां लगी हुई हैं, सैंक्शंस हैं अमेरिका की, लेकिन केवल उसके कारण 4% जो है वो ग्लोबल सप्लाई में हिस्सेदार है, यानी 12% उसके पास रिजर्व है, टोटल उसके पास तेल है, लेकिन 4% ग्लोबल सप्लाई का हिस्सेदार है। मगर यहां मामला सिर्फ पेट्रोलियम की जनरेशन और सप्लाई का नहीं है, क्रूड का। ईरान के पास एक और तुर्प का पत्ता है। ईरान और ओमान के बीच सबसे चौड़ी पॉइंट जो आता है वो है 33 किलोमीटर का एक मैरीटाइम चैनल है, उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये पर्शियन गल्फ को जोड़ता है, गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी से, अरेबियन सी जो हमारे दरवाजे पे है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल चोक पॉइंट कहते हैं इसे, चेक पॉइंट भी कह सकते हैं, लेकिन चोक पॉइंट भी है, क्योंकि यहां से इतना लार्ज वॉल्यूम क्रूड का निकलता है पूरे दुनिया के लिए कि अगर ये बंद होता है तो पूरी दुनिया पे असर पड़ेगा क्रूड के सप्लाई का, यानी सिर्फ ईरान से ही नहीं, बाकी देशों से आने वाला भी। तो पेट्रोलियम और जो ईरान का रिश्ता है उसमें अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें, 20 मिलियन बैरल प्रतिदिन, यानी दुनिया का जो ग्लोबल ऑयल ट्रेड है उसका 21% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। अब ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट के चलते अगर ये इम्पैक्ट देखा जाए तो फिलहाल हम कहेंगे, या सरकार भी कह रही है, कि भारत को कोई बहुत खतरा नहीं है। क्यों? क्योंकि 38% जो हमारा क्रूड है वो रूस से आता है। बाकी इसके अलावा बहुत सारे देशों से इंडिया के पहले ही टाई अप्स हैं, यानी हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि अचानक माल अवरुद्ध हो जाएगा या दाम बढ़ जाएंगे। 5.6 मिलियन बैरल्स जो प्रतिदिन आता है उसमें से सिर्फ 1.2 मिलियन बैरल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। उसके अलावा भारत जो है वो 74 दिन का, यानी 2 महीने से ऊपर का
स्टॉक अपने पास रखता है पेट्रोलियम का। यानी इसके अलावा 10 दिन का एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है वो भारत के पास हमेशा रहता है। ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व यानी बुरे हाल से बुरे हाल में ये काम आता है, तब रिलीज किया जाता है। अब पेट्रोलियम मंत्री जो हैं देश के, वो भी कह रहे हैं कि ऐसा कोई खतरा नहीं है। वो किसी भी हर खतरे की यानी पेट्रोलियम या एनर्जी क्राइसिस की आशंका को पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं हरदीप पुरी साहब। देखिए, मैंने पिछले एक हफ्ते में जब से तनाव बढ़ा है, खास करके इजराइल और ईरान के बीच में, मैंने कई बार पत्रकार बंधुओं से, आप लोगों सबसे कहा है कि हमें इस समय चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। एक तो दुनिया में तेल की कोई कमी नहीं है, और हमने अपने जो सोर्सेज ऑफ सप्लाई हैं, पहले हम 27 देश से इंपोर्ट करते थे, आज हम 40 देश से कर रहे हैं, और हम खुद भी हमारा जो आउटपुट बढ़ रही है, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, और हमारे पास काफ़ी स्टॉक्स हैं। अब आगे बात करते हैं कि इंसान का दिल जो है वो बहुत नाजुक होता है, शरीर चाहे जितना मजबूत हो, मगर अर्थव्यवस्था और फाइनेंस के मामले में सबसे नाजुक एंटिटी होती है शेयर बाजार। ईरान इजराइल संघर्ष के कारण अभी हिंदुस्तान का स्टॉक बाजार कोई खासा असर उस पर नहीं दिख रहा है। यानी ये कह सकते हैं कि अभी स्थिर है शेयर बाजार। अगर देखें कि 12 जून को क्या हालत था, तो सेंसेक्स 81,691 पॉइंट पर बंद हुआ। 18 जून मामूली गिरावट आई है, 81,444 पर पहुंच गया है। यानी युद्ध शुरू होने के बाद से 4 ट्रेडिंग सत्रों में सेंसेक्स जो है वो 0.3% गिरा है। निवेशकों में इसका मतलब है कि कोई खास घबराहट नहीं है, मगर ग्लोबल बाजार, भारतीय इंपोर्टर और एक्सपोर्टर, भारत सरकार, भारत का तेल कंपनियां, तमाम वर्ग ईरान और इजराइल के बीच बढ़ती तलखी और लड़ाई को ताक रहे हैं। सबको मालूम है कि युद्ध छोटा रहा तो ठीक है, मगर युद्ध लंबा चला या कुछ और दिन चला तो परेशानियां सर उठा लेंगी। जो बुरा वाला सरदर्द होता है ना, वो बन जाएंगी। भारत दुनिया का जो है तीसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम कंज्यूमर है। भारत का डेली इंपोर्ट औसत जो है वो 4.7 से 5 मिलियन बैरल है क्रूड ऑयल का। यानी जरूरत का 85% हम इंपोर्ट करते हैं। इसीलिए सरकार कहती है साहब ईंधन बचाइए, ईवीज लीजिए, पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां मत लीजिए। अब अगर ईरान और इजराइल की लड़ाई लंबी चलती है तो क्या हो सकता है? क्रूड प्राइस की कीमतें तय हैं कि बढ़ेंगी। 12 जून से 18 जून तक जो ब्रेंट क्रूड कीमत है वो 11% बढ़ चुकी है। यानी ऑलरेडी असर दिख रहा है। $67 से $74 प्रति बैरल के बीच बढ़ोतरी दिख गई है। अब इसके अलावा एक और मामला है, सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करता कि ब्रेंट क्या डिसाइड कर रहा है। चीन जो है वो ईरानी तेल का सबसे प्रमुख खरीदार है, बल्क बायर है। अगर चीन बड़ा बायर बाजार में उतरता है, क्यों कि ईरान से तेल आना बंद हो जाता है चीन को, तो निश्चित है कीमत बढ़ेगी। कोई भी बड़ा बायर किसी कमोडिटी की जिसकी क्राइसिस चल रही है अगर बाजार में उतरता है खरीदने, तो कीमतें बढ़ती हैं। दूसरा इंपैक्ट, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद की तो भारत को तेल का इंपोर्ट के लिए लंबा रूट लेना पड़ेगा। रूट लंबा होने से शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगी। शिपिंग कॉस्ट दूसरा इंपैक्ट है और उसका असर थोड़ा जरूर पड़ेगा। अगर ये वॉर कंट्री होती है, कंटिन्यू करती है, तो इंपैक्ट नंबर 3, क्रूड की कीमत बढ़ी तो भारत की तेल कंपनियों पर असर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल की कीमत पर असर डेफिनेटली पड़ेगा। कीमत ना बढ़ाने का तेल कंपनियों को अगर फैसला सरकार ने कर लिया, वैसे तो कहा जाता है कि तेल कंपनियां तय करती हैं, मगर साहब सरकार का रोल होता है। अगर सरकार कहती है कि तेल क्रूड की कीमतें बढ़ गई, मगर तेल कंपनियां इस झटके को बर्दाश्त करेंगी और रिफाइनिंग के बावजूद वो कीमत को कंज्यूमर को ट्रांसफर नहीं करेंगी, तो निश्चित तौर पे देश की बड़ी ऑयल कंपनियां, उनको नुकसान होगा। यहां एक इंटरेस्टिंग पहलू है, इकोनॉमिक विजडम कुछ कहे। एक चीज होती है गुड पॉलिटिक्स, एक होती है गुड इकोनॉमिक्स, एक गुड पॉलिटिक्स। गुड पॉलिटिक्स के आगे कई बार ऐसा होता है कि गुड इकोनॉमिक्स हारती आई है। देश में चुनाव आने वाले हों तो तेल की बढ़ी कीमतें कम होती हैं या कम कीमतें बढ़ाई नहीं जाती। कुछ महीने बाद चुनाव हैं बिहार विधानसभा के, और तेल की कीमत बढ़ी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा और बिहार के वोटर को नाराज करने का खतरा होगा। तो
अगर क्रूड की और रिफाइनिंग कॉस्ट बढ़ी तो तेल कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, बीपीसीएल और एचपीसीएल, उनको ही शायद झटका झेलना पड़ेगा। ये अनुमान है कि दूसरी तरफ कहते हैं ना कि एवरी डार्क क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग। अगर ग्लोबल क्रूड और गैस प्राइस बढ़ी तो जो देश में, हमारे देश में क्रूड जनरेट करने वाली कंपनियां हैं जैसे ओएनजीसी और ऑयल इंडिया, ये जो हैं इनकी कीमतें जो होती है, जो प्रोड्यूस करती हैं, ऐसा नहीं है कि इस देश में प्रोड्यूस कर रही हैं तो इनकी कीमतें क्रूड की देश तय करेगा। ये ग्लोबल क्रूड प्राइस से जुड़ी होती हैं, सेम पे चलती हैं, तो इनको फायदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में अगर क्रूड की प्राइस बढ़ी तो ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जो क्रूड दे रहे हैं उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। यानी कुछ कंपनी को नुकसान होगा, कुछ को फायदा हो जाएगा। पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों के बाजार पर असर हो सकता है, ईवी कंपनियों को फायदा हो सकता है। इसमें सरकार का भी रोल हो सकता है, क्योंकि अगर आप याद करें कि जुलाई 2022 में यूक्रेन रशिया युद्ध के चलते तेल कीमतें बढ़ी तो ओएनजीसी जैसी कंपनियों को मुनाफा हुआ, तो सरकार ने तब से दिसंबर 2022 तक इन कंपनियों से, ओएनजीसी और ऑयल इंडिया से, विंडफॉल टैक्स वसूल लिया था उनके मुनाफे पर, यानी उनके प्रॉफिट पर। अब यानी इसमें सरकार का फायदा हो गया। एक और कीमत बढ़ने का है, ये जल्दी जल्दी ले लेते हैं। एविएशन टरबाइन फ्यूल जो है ये बढ़ जाएगा। एयर टिकट्स जो हैं, अगर एविएशन टरबाइन फ्यूल बढ़ा तो आपको हवाई जहाज में उड़ने की कीमत जो है टिकट देनी पड़ती है, वो बढ़ेगी। आप घरों में पुताई जो कराते हैं, पेंट कराते हैं, गाड़ी में पेंट कराते हैं, उसकी कीमत बढ़ेगी। इसके अलावा नेफ्ता, ईथेन, प्रोपेन, प्लास्टिक, सॉल्वेंट, इन सब की कीमतों में इजाफा हो सकता है अगर युद्ध लंबा चला। यहाँ एक और बहुत बड़ा खतरा है भारत के लिए, वो दिखता नहीं है मगर हम सब की जिंदगी पर असर डाल सकता है। वो है हमारा डिजिटल एक्सिस्टेंस। हमारा जो इंटरनेट चलता है उसको भी इस वॉर से खतरा हो सकता है। किस तरह से कि जो भारत का डिजिटल ढांचा है ना पूरा, जो पूरी दुनिया से कनेक्टेड है, यानी इंटरनेट एक बहुत बड़ा जाल है, तो वो अंडर सी केबल्स पर, यानी समुद्र के तल पे केबल चलते हैं, उस पर निर्भर है। ये जो अंडर सी केबल्स हैं, ये बहुत सारी ज़्यादातर मिडिल ईस्ट से गुजरती है। भारत का 95% इंटरनेट ट्रैफिक, क्लाउड डेटा सर्विसेज इन्हीं अंडर सी केबल्स पर निर्भर करता है। अगर इन पे इंपैक्ट आया तो कहा जा सकता है कि इंपैक्ट पड़ेगा। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि करीब 70% तक बैंडविड्थ कम हो सकती है। ये एक हिडन खतरा है ईरान इजराइल युद्ध का। इस युद्ध का एक और नेगेटिव शुरू हो गया है। ईरान हमारे देश का बासमती चावल जो है उस ईरान में बहुत मशहूर है। इनफैक्ट सऊदी अरेबिया के बाद ईरान हमारे बासमती राइस का, चावल का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। बासमती एक्सपोर्ट जो है वो संकट में आ सकता है, क्योंकि अगर युद्ध लंबा चला तो पोर्ट ईरान के बंद हो जाएंगे। इसके अलावा जो है ईरान जो है वो भारतीय बासमती का चावल का इंपोर्टर होने के कारण 30 से प्रतिशत जो हमारा बासमती चावल है वो ईरान जाता है। सोचिए 30 से 35%, यानी लाखों लोग जुड़े होंगे। 2024-25 में ईरान ने 8.5 लाख मीट्रिक टन भारत से बासमती चावल खरीदा। तो यानी 2024-25 में जो 8.5 लाख मीट्रिक टन खरीदा, उसकी कीमत थी 6,374 करोड़ रुपया। यानी ये कमाई हुई भारत के एक्सपोर्टर्स की, और इसका फायदा नेचुरली बासमती राइस उगाने वालों को मिला, क्योंकि कीमत अच्छी मिलती है। इस समय पे एक्सपोर्टर्स ने ऑर्डर लेने बंद कर दिए हैं। क्यों? उनको डर है कि यहां से भेजा सामान तो वहां जाके कहीं नहीं लैंड हुआ तो उनको नुकसान हो जाएगा। इसका भारत के एक्सपोर्टर्स को नुकसान होगा। यही नहीं, भारत में आने वाले तमाम फल फ्रूट की कीमतें बढ़ सकती हैं, या उगने वाले तमाम फल फ्रूट की कीमतों में कमी आ सकती है, क्योंकि ईरान को एक्सपोर्ट नहीं हो पाएंगे। भारत ईरान से जो सामान इंपोर्ट करता है उसमें किल्लत आई तो यानी कीमतों या तो बढ़ेंगी तो नुकसान हो जाएगा। अब सेब, ब्रोकली जैसी छोटी छोटी रोज़मर्रा की ज़रूरत की वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो बढ़ेंगी। इसीलिए हमने क्या किया कि हमने अपने साथ जोड़ा है इस समय पे गुलाम नकवी साहब को। ये एसएजेड कार्गो नाम की एक कंपनी बंबई में चलाते हैं, और इनका मुख्यतः पेशा है हिंदुस्तान से केला ईरान भेजने का, यानी एक्सपोर्ट करने का, और ईरान से ये सेब और खजूर इंपोर्ट करते हैं।
तो हमने बातचीत शुरू करी नकवी साहब से कि क्या असर पड़ेगा। नकवी साहब, आप ये बताइए कि जो आप केला एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से, कितना करते हैं, उसमें आपकी क्या चिंताएं हैं? नहीं, देखिए, अभी यहाँ से हम लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं वो यहाँ से बनाना करते हैं, और हर वेसल में हम लोग 2 से 3 कंटेनर हम लोग डालते हैं। अभी ये मतलब अभी ये तक चलता जा रहा था, लेकिन अभी बनाना जब से ये मतलब थोड़ा से भी हुआ है, तब से हम लोग एकदम से डरे हुए हैं। हम लोग अभी भेजना नहीं चाह रहे अभी, क्योंकि अभी इस बात का डर रहता है, यहाँ से अगर हमने माल भेज दिया और वहां पे पोर्ट पे पहुंचने के बाद में कस्टम के टाइम पे माल नहीं निकला और कुछ ऐसा वार का कुछ चक्कर हो गया, तो फिर हम लोग को बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि न माल फिर न वो ले पाएगा, न हमारे पास वापस आ पाएगा। ये सबसे बड़ा परेशानी ये है बस। अब आप जैसे आप केला भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से, ऐसे बहुत हजारों होंगे हिंदुस्तान से भेजने वाले। तो क्या जो बहुत केले की जो कीमत यहाँ पे उगाने वाले को मिलती है, क्या उसका उन पे असर पड़ेगा इसका? बिल्कुल बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ से जो केला जाता है, अभी समझ लीजिए सिर्फ हम एक आदमी है, हमारे जैसे कम से कम 100-150 आदमी है जिनका ईरान का केले का जो एक्सपोर्ट है यहाँ नावा शिवा से, वो अप्रोक्स साल भर का कम से कम 1000 से 1500 कंटेनर का एक साल का टर्नओवर है। अच्छा। एक साल में इतना कंटेनर जाता है यहाँ से टोटल। और एक कंटेनर में करीब 30 टन होता है। ये बनाना जो होता है एक कंटेनर में आता है 20 टन। और इसके अलावा ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि असर पड़ेगा, आप लोग वहां से जो इंपोर्ट करते हैं वो क्या ज्यादा इंपोर्ट करते हैं? कितना कंटेनर, कितना उसमें मात्रा होती है, और उसमें आपको क्या परेशानी आ रही है? अभी उसमें भी वही परेशानी है। अभी जैसे हम लोग 2 चीज हम लोग इंपोर्ट करते हैं अभी, तो खजूर का, एक तो खजूर करते हैं और एक करते हैं एप्पल करते हैं। एप्पल का तो अभी सीजन नहीं है, खजूर का भी सीजन नहीं है, लेकिन खजूर जो होता है वो वहां पर रहता है, मतलब अब कोल्ड स्टोरेज में साल भर रहता है, वो हम वहां से लेके उसको मंगा सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग खजूर भी नहीं मंगा रहे हैं, क्योंकि अगर हमने किसी तरह से खजूर मंगाया और पोर्ट पर रुक गया, उसके बाद में ये सब अगर हो गया, मतलब कुछ भी हो जाए जिसकी वजह से माल यहाँ नहीं आ पाए, ना यहाँ पे आ पाएगा ना वो वापस जा पाएगा। इंपोर्ट किया हुआ माल वहीं पोर्ट पे अटक गया और एक्सपोर्ट किया माल वहां पोर्ट पे लैंड नहीं हो पाया, तो आपको नुकसान होगा। तो क्या आपने अभी ऑर्डर लेने या देने बंद कर दिए हैं? हाँ बिल्कुल, एकदम नहीं, एकदम कोई इसके बारे में अभी कुछ, कोई भी बोलता है तो हम लोग बोलते हैं कि अभी रुको, थोड़ा रुको, अभी कुछ ये सब ठंडा होने दो, उसके बाद में हम लोग शुरू करेंगे फिर। क्योंकि इसमें मतलब कोई आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा ना, फिर आगे का काम एकदम खराब हो जाएगा। जिससे एक बार हमने माल ले लिया, अब मतलब उसको हमने मतलब माल हम नहीं ले पाए, तो वो भी हमारे से मतलब आगे से कोई काम नहीं करेगा। और यहाँ से जिसको हमको देना है उसको भी अगर हम नहीं दे पाए तो भी बात वही हो जाएगी। यानी इससे, अगर जैसे कि खजूर की बात आप कर रहे हैं, तो खजूर एक बहुत पॉपुलर कमोडिटी है हिंदुस्तान में, आपको लगता है कि उसकी भी कीमतें बढ़ जाएंगी? बिल्कुल 100%। कीमतें बढ़ जाएंगी उसकी, यानी इधर जो हम बिल्कुल बिल्कुल। बेचते हैं केला, उसकी कीमतें घट जाएंगी और नुकसान जी होगा बिल्कुल, केला मैन्युफैक्चरर को, और उधर खजूर की कीमत बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए गुलाम नकवी साहब। तो ये थे गुलाम नकवी साहब, ये बता रहे थे कि किस तरह छोटे व्यापारी, लेकिन छोटे व्यापारी से आप ये मत समझिएगा कि क्वांटम छोटा है, क्योंकि हजारों लोग इस पेशे से जुड़े हुए हैं और इस तरह के काम में जुड़े हुए हैं, कि अगर आप हिसाब लगाइए कि 1000 कंटेनर सिर्फ नवा शेवा पोर्ट से जाता है केले का, एक कंटेनर में 20 टन होता है, तो 20,000 टन सिर्फ एक पोर्ट से केला ईरान को जा रहा है। इससे आपको वॉल्यूम और कितनी क्वांटिटी और पैसे की इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे मामले में, ये पता चलती है कि ये एक इनडायरेक्ट लॉस है, या कहेंगे कि एक लोगों को इनडायरेक्ट लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है इस ईरान इजराइल युद्ध से। यही नहीं, भारत के बहुत सारे स्ट्रेटेजिक जो टाइज हैं ईरान के साथ या इजराइल के साथ, उन पे भी असर पड़ेगा। भारत की प्रेजेंस के तौर पे अगर बात करें तो चबाहर पोर्ट जो है वो और INSTC ये संकट में आ सकते हैं। भारत का चबाहर पोर्ट में $85 मिलियन का निवेश है। पोर्ट पाकिस्तान को बाईपास करके सेंट्रल एशिया पहुंचने के लिए एक अहम कड़ी है। चबाहर अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा यानी INSTC की कुंजी है। पोर्ट एक संवेदनशील संघर्ष की स्थिति में आ जाएगा। तनाव बढ़ने पर सैंक्शंस या सबोटाज की आशंका बढ़ेगी। हायर इंश्योरेंस इसके कॉमर्शियल और स्ट्रेटेजिक लाभ को प्रभावित कर देगा। अब बात पते की, अगर ईरान इजराइल लंबे समय तक उलझे रहे तो एनर्जी क्राइसिस आएगी।
मगर बहुत बड़ी नहीं होगी। शायद एक कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है, सरकार इस समय ये आश्वासन दे रही है। बिहार चुनाव के चलते आम जन पर फ्यूल प्राइसेस की बढ़ोतरी का असर लगता है नहीं होगा, एटलीस्ट अगले आने वाले 4-5 महीने तक। क्यों? क्योंकि चुनाव पूरा होने तक तो नहीं होगा शायद, मगर कुछ डिसरप्शंस लाजमी हैं। मगर क्या युद्ध जल्द समाप्त हो जाएगा? ये राइडर है ना, मैंने पहले कहा, इस पर संशय हो सकता है। क्योंकि एक बात मैं यहां कहूंगा कि दुनिया में एक लीडरशिप क्राइसिस है। दुनिया जो है वो अजीब सी ग्रुपिंग्स में फंस गई है, जहां बहुत ट्रांजैक्शनल हो रही है। दुनिया में कोई बहुत बड़ी लीडर्स ऐसे नहीं रहे जो सुलह करवा सकें। दूसरा कारण, क्योंकि सबसे पहले यह जानना चाहिए कि इजराइल और अमेरिका की खाल में ईरान एक बहुत पुराना कांटा है, या वाइस वर्सा। दशकों से इनके बीच में फ्रिक्शन रहा है। उधर अमेरिका और उसके चट्टे बट्टे देशों को मौका मिला है ईरान पर काबू पाने का। ये जो मंसूबा है पुराना, उसके लिए एक मौका दिख रहा है कि देयर इज अ सेंस ऑफ राइजिंग ओपिनियन अगेंस्ट देम। इसीलिए देखिए कि G7 के देशों ने एक स्टेटमेंट ऑलरेडी ईरान के खिलाफ इशू कर दी है। दुनिया के दूसरे नंबर का परमाणु अस्त्र से लैस देश अमेरिका है। दुनिया का अकेला न्यूक्लियर डिवाइस यूज कर चुका देश है। ईरान का न्यूक्लियर थ्रेट खत्म करना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप की एग्रेसिव मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो टेम्पलेट है, उसका यह कूटनीतिक हिस्सा है। अमेरिकन ग्लोबल हेजेमनी दोबारा स्थापित करने के लिए एक अस्त्र हो सकता है। दूसरा, ईरान और चीन, रूस एक एक्सिस का हिस्सा है। इससे ग्लोबल हाई टेबल पे अगर ईरान को चोट लगती है तो ग्लोबल हाई टेबल्स पर चीन और रूस दोनों का कद घटेगा। अमेरिका के लिए यह एक फायदे का सौदा होगा, उसकी इमेज के लिए। भारत के लिए यह एक दुविधा की घड़ी है। इजराइल बुरे वक्त में खासकर काम गाने वाला दोस्त है। ईरान से बहुत पुराने रिश्ते हैं। ऐसे में भारत को अर्थव्यवस्था ही नहीं, कूटनीतिक टाइट रोप चलनी होगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।